हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नया पार्ट अपनी वीडियो का, जो हमारा कोशिका विभाजन वाला चैप्टर चल रहा है उसका। इससे पहले का पार्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोशिका वाले चैप्टर को पूरा देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आपसे पूरा कोशिका वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। साथ ही हम आपको क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे अपना माइटोसिस वाला पार्ट, सूत्री विभाजन वाला पार्ट, एम प्रावस्था वाला पार्ट। क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था आपका कोशिका चक्र, जिसमें हमने कोशिका चक्र की जो विभाजन अंतराल अवस्था होती है, जिसमें हम G1, S और G2 अवस्था पढ़ते हैं, वो पढ़ा था। आज हम अपनी एम प्रावस्था को पढ़ेंगे, जिसमें कि आप आज सूत्री विभाजन को पढ़ोगे। तो चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, भैया कर दें सपोर्ट। आज ये मैदान में तो भाई लिखा है हेडिंग सूत्री विभाजन और एम प्रावस्था। तो भाई सूत्री विभाजन एम प्रावस्था मतलब, पहले तो आप इंग्लिश में इसको जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है इंग्लिश वाली। इसको अपने कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन मतलब इसकी कॉमन जो बात है वो आप जान लीजिए क्या है। यदि कोई कोशिका आपकी सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, तो उस विभाजन में एक खास चीज़ होती है। खास चीज़ क्या है कि आपकी कोशिका यदि द्विगुणित है, मान लीजिए आपकी कोशिका द्विगुणित कोशिका है, तो विभाजन के पश्चात उससे जो नई कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो नई बनने वाली कोशिकाएं, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होगी जितनी गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के अंदर थी। जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में जो विभाजित हुई उसके अंदर थे, उतने ही नए बनने वाली 2 कोशिकाओं में होंगे। यदि पहले वाली कोशिका आपकी अगुणित होगी, तो नए वाली 2 कोशिकाएं भी आपकी अगुणित होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आपकी सूत्री विभाजन की, कि जिसमें कोशिका विभाजित होकर के नई 2 कोशिकाएं बनाती है और उनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के बराबर रहती है। दूसरी बात, कोशिका विभाजन की एम प्रावस्था जो है आपकी, वो 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें कि एक होता है आपका केंद्रक का विभाजन, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें आप पढ़ोगे कोशिका विभाजन। तो 2 पार्ट में आपका एम प्रावस्था पूरी होगी, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो पहले हम केंद्रक विभाजन वाला पार्ट यानी कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, इक्वेशनल डिवीजन इसको कहा जाता है। सम विभाजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन, बराबर कोशिकाएं जो बनेंगी उनमें गुणसूत्र उतने ही होंगे पहले जितने ही। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। कैरियोकाइनेसिस, तो ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। आगे जो आपको 4 प्रावस्थाएं बताई गई हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इन चारों में खास बात यह है कि कोई लाइन नहीं खिंची हुई है। जब आपकी कोशिका इन अवस्थाओं से गुजर रही होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई लाइन खिंच गई है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, वो वहाँ पर ख़त्म हो रही है। हाँ, हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि कोशिका विभाजन की ये अवस्था चल रही है, अब ये ख़त्म हो गई है, उसके बाद ये चल रही है। ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें केंद्रक विभाजन की इन चारों अवस्थाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। आप पेपर में इसमें से अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर इसको समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जी, ऐसा है, सबसे पहली अवस्था आपकी कोशिका विभाजन की जो होगी, वो आपकी होगी पूर्वावस्था। पूर्वावस्था पूर्वावस्था में आपका क्या होगा, जिसे आप प्रोफेज कहते हो। प्रोफेज में मान लीजिए आपका ये एक कोशिका है, ये एक जंतु कोशिका हम बना रहे हैं। इस कोशिका के अंदर आपका केंद्रक होगा, ये इसका केंद्रक है। ठीक है जी। केंद्रक के अंदर इसके गुणसूत्र पड़े हुए होंगे। ध्यान रखना, यह है केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र आपको कोशिका के केंद्रक के अंदर
जाल के जैसे कुछ इस तरह से कुंडलित संरचनाओं के रूप में जालवत इस तरह से जालिका जैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें यहाँ पर केंद्रिका होती है, ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपकी केंद्रिका पाई जाती है, तो केंद्रिका भी होती है, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान रखोगे पीछे आपकी कोशिका एस प्रावस्था के अंदर से निकल कर आई है, कोशिका आपकी एस प्रावस्था के अंदर से निकल के आई है। तो जितने भी गुणसूत्र हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने ज़्यादा बना दिए, कम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके 3 गुणसूत्र हैं, तो 3 गुणसूत्रों ने अपना डीएनए भी कॉपी कर रखा होगा। आप बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ, गुणसूत्र जितने भी होंगे, मान लो यहाँ कुछ हमारे इस तरह से गुणसूत्र हैं, ये 3 हैं, तो इन जो 3 गुणसूत्रों के अंदर पीछे एस प्रावस्था में डीएनए कॉपी करके आए हैं वो भी पाया जाएगा, भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो इस टाइम पर। ये ध्यान रखना। इस अवस्था में जो केंद्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरीम अवस्था कहते हैं। आप ध्यान रखना क्या कहते हैं, स्पाइरीम अवस्था। तो आपसे ये सवाल आता है स्पाइरीम अवस्था कहाँ देखने को मिलती है। आप कहोगे प्रारंभिक पूर्वावस्था, यानी जो आपका प्रोफेज है उसमें भी जो शुरुआती प्रोफेज है, अर्ली इसको कहते हैं, अर्ली प्रोफेज यानी जल्दी होने वाली प्रोफेज में आपको गुणसूत्र इस तरह से एक ऊन के गोले के जैसी संरचना बना करके रखते होते हैं, उसको हम स्पाइरीम अवस्था कहते होते हैं। ठीक है जी। एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए दिखाई देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब आपकी प्रोफेज चलती रहेगी। अच्छा हाँ, एक और बात आपको मैं यही बताता चलूँ, आपकी जंतु कोशिका अगर ये है तो जंतु कोशिका में आपका सेंट्रियोल होता है, पादप कोशिका में आपका सेंट्रियोल नहीं मिलता है, तारक काय जिसे आप कहते हो, जो कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनाने में काम आएगा, तो वो आपको यहाँ जंतु कोशिकाओं में मिलता है। तो ध्यान रखना वो बाहर कोशिका द्रव्य में होगा, क्योंकि आपको पता है एस प्रावस्था में वो भी आपका दुगना हो गया था, कॉपी हो गई थी उसकी भी, वो आपका अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। पूरी प्रोफेज के दौरान, पूरी पूर्वावस्था के दौरान गुणसूत्र जो होंगे वो आपके संघनित होते चले जाएंगे, थोड़े मोटे होते चले जाएंगे, घने हो जाएंगे, और आपका जो बाहर पाए जाने वाला सेंट्रियोल है, ये तारक काय जिसे आप कहते हो, ये सेंट्रियोल आपका बाहर कोशिका द्रव्य के अंदर ध्रुवों की तरफ अपने जाना शुरू हो जाता है, पोल पर जाना शुरू हो जाएगा, इधर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। ये चलता रहेगा, इसे आप भूल जाओ, अभी के लिए बात करते हैं। फिर वापस से हम चलते हैं आगे आगे, फिर दोबारा मतलब एक सेल बनाते हैं और प्रोफेज आपकी लगातार चल रही है। मान लो ये हमारी वही कोशिका है पहले वाली, इसमें इसका केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर अब आप ध्यान रखना, जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र होंगे वो आपके कुछ थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाई देना शुरू देंगे। उनके अंदर पाए जाने वाले जो उनके क्रोमेटिड होते हैं, जो उनके अर्ध गुणसूत्र होते हैं, वो अर्ध गुणसूत्र आपको सही से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब प्रोफेज में कोशिका आगे बढ़ती है, मध्य प्रावस्था में जाती है, मतलब मध्य पूर्वावस्था में जाती है, उस टाइम पर गुणसूत्रों में जो कॉपी हुआ डीएनए है, जो गुणसूत्रों के अंदर डुप्लीकेटेड कॉपी हुआ डीएनए है, वो आपको अच्छे से कुछ इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस समय पर ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो ये इस तरह की कंडीशन है, तो बेटे ये याद रखना है कि जब तक के ये अर्ध गुणसूत्र, ध्यान रखना, जिस समय तक अर्ध गुणसूत्र आपका एक ही सेंट्रोमियर मतलब जो गुणसूत्र बिंदु होता है, एक सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा, तब तक आप इस गुणसूत्र को संख्या में एक ही गिनोगे, आप इसे संख्या में 2 गुणसूत्र नहीं कहोगे। जब तक कि एक ही गुणसूत्र के अंदर दोनों अर्ध गुणसूत्र एक सेंट्रोमियर, एक गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, तब तक आप इसको 2 गुणसूत्र नहीं कहते हो, तब तक आप इसे गिनती में एक ही गिनोगे, भले ही इसके अंदर अर्ध गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। केंद्रिका यहाँ पर होगी अभी भी थोड़ी सी, और वो जो आपका ध्रुवों पर पहुँचा था, कौन, तारक काय या फिर जिसको कहते हैं सेंट्रियोल, उसने वहाँ पहुँच कर के माइक्रोट्यूब्यूल की कुछ इस तरह से रेडिएटिंग मैनर में तंतु
बनाना शुरू कर दिया होगा ये, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ तर्कु तंतु भी इसने बनाना शुरू कर दिए हैं। ये आप ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट बात है। इस संरचना को, जिसमें से ये तारक काय के चारों तरफ का एरिया और ये तर्कु तंतु ये बनने शुरू हो गए हैं, इस संरचना को एस्टर कहा जाता है, एस्टर, ठीक है जी। और ये आपका तारक काय के चारों तरफ का एरिया मिला जुला करके सेंट्रोजोम कहलाता है, और ये पूरी संरचना एस्टर कहलाती है। एस्टर में से आपके तर्कु तंतु बद्धे की ओर, बीच की ओर बने हुए आ रहे होते हैं। ये आपका प्रोफेज के दौरान ही चल रहा होता है कार्यक्रम, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट बात ये है कि यही आपकी कोशिका अब अंतिम प्रोफेज में पहुंचने वाली है। अंतिम प्रोफेज में पहुंचने पर इस कोशिका के अंदर, यहाँ पर हम बना लेते हैं नए से, अब इस कोशिका के अंदर ये आपकी वही कोशिका है। केंद्रक जो था भाई, ये मान लो केंद्रक था आपका, तो भाई केंद्रक भित्ति जो है वो टूट जाएगी। ध्यान रखना, जब कोशिका आपकी अंतिम प्रोफेज में पहुंचेगी, प्रावस्था के अंत में पहुंच जाएगी, तो केंद्रक की भित्ति टूट जाएगी, ठीक है जी। आपका केंद्रक द्रव्य बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। केंद्रिका समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और आपके जो गुणसूत्र थे, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं इस समय, वो गुणसूत्र आपके बाहर केंद्रक द्रव्य से निकल जाएंगे और केंद्रक द्रव्य आपका कोशिका द्रव्य में आकर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये तो, बिल्कुल। जब भाई केंद्रक की जो भित्ति है वो टूट जाएगी, तो आपका जो गुणसूत्र हैं जो इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, वो आपके बाहर निकल आएंगे कोशिका द्रव्य में। ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, आपकी केंद्रिका, केंद्रक की भित्ति, ये सब चीज़ें टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं। पूरे मोटे छोटे मतलब कट टाइप के डंडी स्टॉक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। अंतिम प्रोफेज है ये, अंतिम प्रोफेज में ऐसी अवस्था हो जाती है। ये तो टूट जाएगी केंद्रक की जो भित्ति थी, एक सेकेंड है, ये टूट जाएगी। केंद्रक कला है, केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। और आपके गुणसूत्र बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखना, वो आपका यहाँ पर सेंट्रोजोम है, उसमें से आपके तर्कु तंतु बने हुए हैं, वो सब बातें हैं, वो बिल्कुल, उसे आप अभी भूल मत जाना, वो तो है ही, मतलब वो सब तो हो ही रखा है। अब क्या होगा, अब आपकी कोशिका प्रोफेज में से मेटाफेज में जाएगी। प्रोफेज में से कोशिका आपकी मेटाफेज में जाएगी। तो भैया जब आपकी कोशिका प्रोफेज से मेटाफेज यानी कि मध्य अवस्था की ओर जाएगी, तो सबसे खास बात क्या होगी, मान लीजिए ये हमारी कोशिका है जी, तो भैया इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो आपका तर्कु तंतु थे, भाई मान लो ये आपका यहाँ से तर्कु तंतु बने थे, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कि पहले तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु की सहायता से जुड़ेंगे। ध्यान से, पहले तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र, अगर आप यहाँ जूम करके अच्छे से समझें, मान लो ये हमारा एक गुणसूत्र है, ये आप ध्यान रखेंगे एक ही गुणसूत्र है, आप इसको दो नहीं बोलेंगे वरना बहुत पिटाई करूँगा वहीं पे आके, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये आपके मान लो तर्कु तंतु जो हैं, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। ये आपके गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु जो हैं वो इसके इस तरह से इस पर आकर अटैच होंगे। कहाँ अटैच होंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। केंद्रक बिंदु जो आपका है, ये गुणसूत्र बिंदु जो है आपका, इसके दोनों तरफ आपका काइनेटोकोर नाम की प्रोटीन की बनी संरचना होती है। तो गुणसूत्रों से जो तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं, वो गुणसूत्र बिंदु पर ना जुड़कर, गुणसूत्र बिंदु के ऊपर ना जुड़कर वो आपके काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये काइनेटोकोर है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। काइनेटोकोर
गुणसूत्र बिंदु के दोनों तरफ स्थूलन, मोटा हुआ स्थूलन मिलता है, उस पर ये आकर के जुड़ते हैं। ठीक है जी। अभी आप ध्यान रखना, अभी ये गुणसूत्र संख्या में 3 ही हैं। जब तक ये अर्ध गुणसूत्र आपके एक ही गुणसूत्र बिंदु तक जुड़े रहेंगे तब तक आप इन्हें संख्या में 2 नहीं बोल सकते। इसके बाद आप ध्यान रखना, जब ये इस तरह से पहले तर्कु तंतु आएंगे, फिर तर्कु तंतु आकर के, ये तर्कु तंतु है, इस पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रैक्टाइल फाइबर भी कहते हैं इनको, ट्रैक्टाइल फाइबर, या इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये सब नोट कर लेना आप चीज़ें, स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना, या फिर कहते हैं तर्कु तंतु। तर्कु का मतलब होता है ऐसी संरचना जो कि आपकी एक किनारे से पतली हो दोनों तरफ से और बीच से मोटी हो, तो ये तर्कु तंतु हैं जी। ठीक है जी। ये तर्कु तंतु आपके, ये भी बता देता हूँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है जी। ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल एक चीज़ होती है, उसके बने होते हैं, जैसा कि पीछे पढ़ाया गया था, मैंने वहाँ बताया था कोशिका वाले चैप्टर में। तो माइक्रोट्यूब्यूलिन के बने होते हैं, मतलब ट्यूब्यूल प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी खास बात होती है कि ये इनका प्लस सिरा होता है, ये इनका माइनस सिरा होता है, और ये माइनस से प्लस की ओर बनते हुए जाते हैं। मतलब इधर से जो तारक काय वाली संरचना है, इसकी तरफ से बनते हुए आपके सेंटर की तरफ को जाते होते हैं और जा कर के वहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब आपके गुणसूत्रों को ध्यान रखना, अब आपके गुणसूत्रों को, इसके बाद आपके गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका के मध्य में आएंगे। गलती हो जाती है, सीधा ही बच्चा क्या कहता है, पहले गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं, फिर उस पर तर्कु तंतु लगते हैं। बेटा गलती ना कर देना। इसके बाद आपके पहले वो तर्कु तंतु जुड़ेंगे, इसके बाद गुणसूत्र आपके कोशिका के मध्य में लगेंगे। ठीक है जी। इस पर आपको बताया था मैंने, दोनों तरफ आपका क्या है, काइनेटोकोर है ये, और यहाँ पर आकर के आपके तर्कु तंतु लगे होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। यहाँ पर तो आप सुंदरता पर मत जाना डायग्राम की, ठीक है ना, थोड़ा पेंटर तो मैं नहीं, है ना, साइंस। तो ये इस तरह का एक संरचना बन जाएगी आपकी, मान लो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अब देखो, अब आपके कोशिक जो गुणसूत्र हैं, ये कोशिका की अवस्था आपकी मेटाफेज या मध्यावस्था कहलाती है। अब आपके गुणसूत्र कोशिका के बीच में आ गए हैं, बिल्कुल बीच में आ गए हैं। इसे बेटा कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। सवाल आएगा कि सूत्री विभाजन के दौरान कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं। ध्यान रखा जाएगा, सूत्री विभाजन के दौरान एक मेटाफेजिक प्लेट बनती है जिसमें सभी गुणसूत्र अपने अपने काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं तथा कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। तत्पश्चात अब आपकी कोशिका, देखो अब आप ध्यान रखना, कोशिका यहाँ से एनाफेज अवस्था में जाएगी, पश्चावस्था में आगे मूव करेगी। इम्पोर्टेंट बात है, सवाल अगर पूछा आता है कि भैया बताइए किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या संरचना देखी जाएगी, तो आप ध्यान रखना मेटाफेज में देखी जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। गुणसूत्रों लिख लेना, यहाँ पे नोट कर लेना, गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना अगर देखनी है किसी को तो वो आपकी मध्यावस्था में देखी जाती है। अगर आपके पेपर में सवाल आया, आपको पूछा गया कि भैया बताइए कैरियोटाइप, नोट कर लेना, कैरियोटाइप किस अवस्था में बनता है, आप बताओगे मेटाफेज में। आपसे पूछेंगे इडियोग्राम किस अवस्था में बनता है, आप बताओगे मेटाफेज में, मध्यावस्था में। इडियोग्राम मतलब गुणसूत्रों का जो ये संरचना है इसको बना करके दिखाना, लाइक मतलब इस तरह से कि पहला गुणसूत्र ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा अगर ड्रॉ करके दिखाया है तो वो आपका इडियोग्राम कहलाता है। तो सवाल ये पूछते हैं इडियोग्राम कौन सी अवस्था में बनता है, तो आप ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या एवं इडियोग्राम जो होता है वो आपका मध्यावस्था में बनता होता है। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि एनाफेज को प्रमोट करते हैं, ध्यान रखना। वो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपका एक गुणसूत्र है, मान लो ये आपका एक गुणसूत्र है, समझ लेना ध्यान से। इसके दोनों तरफ आपका काइनेटोकोर है यहाँ पर, ठीक है,
ध्यान से सुनना। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सेपरेज। ये ठीक है जी, एक एंजाइम है सेपरेज। सेपरेज एंजाइम को कंट्रोल करके रखती है एक चीज़, उसे कहते हैं सिक्योरिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ये आपकी सिक्योरिन है, सिक्योर करके रखती है इसको। तो जब आपकी एनाफेज यानी पश्च अवस्था आती है तो उस समय पर आपकी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो, वो आपके सिक्योरिन को इनहिबिट करते हैं, यानी सिक्योरिन को हटा देते हैं। जब सिक्योरिन हट जाती है तो सेपरेज जो है वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। जब सिक्योरिन हट जाएगी तो सेपरेज आपका यहाँ आ जाएगा। तो सेपरेज जब इस पर काम करता है तो उसके बाद होता ये है कि ये जो गुणसूत्र है ना, जो अर्ध गुणसूत्र हैं, वो आपके गुणसूत्र बिंदु से अलग हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुणसूत्र बिंदुओं से जो आपके गुणसूत्र जुड़ा था ना, अर्ध गुणसूत्र जुड़े हुए थे, वो आपके यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब आप इन दोनों को गुणसूत्र बोलोगे, मतलब ये आपका अलग गुणसूत्र है और ये आपका अलग गुणसूत्र है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, दोनों गुणसूत्र आपके अलग अलग हो गए हैं अब। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, भूल मत जाना। ये और अभी ये ऊपर था एक और अब कितने हैं? दो। तो ये इस तरह का काम एनाफेज यानी पश्चावस्था दो होती है, उसके दौरान आकर के होता है। उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं जी क्या है। देखिए जी, ऐसा है, ये आपकी कोशिका थी जी, ये आपकी कोशिका है। इसकी हम शेप वैसी बनाते हैं, चलो इसकी कोशिका ये अब इस तरह की शेप ले लेगी। इस तरह की, ध्यान रखना, इस तरह की लंबी सी शेप ले लेती है, क्योंकि जो आपके तर्कु तंतु हैं, ये यहाँ से जो आए हुए थे, इनकी शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाती है। तर्कु तंतुओं की शॉर्टनिंग होना, यार ध्यान रखना, खींचना मत लगा देना आप, शॉर्टनिंग लगाना। छोटे होते हैं ये, जो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन हटना शुरू हो जाती है। मतलब हटना मतलब उसकी यूनिट्स होती है, वो हटती रहती हैं और ये आपने ध्रुवों की ओर जाते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ध्यान रखना। और शेप थोड़ी इसी लंबी सी टाइप की शेप हो जाती है। इस समय पर आप देखोगे कि एक एक जो आपके गुणसूत्र थे ना, वो जो केंद्रक जो गुणसूत्र बिंदु था, वहाँ से इस तरह से अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए हैं। ठीक है जी, और इस तरह से इनके बीच में कुछ और फाइबर भी मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से है तो बाहर की बात। यहाँ पर कुछ फाइबर मिलते हैं जिनको हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। इंटरजोनल फाइबर भी इसको उधर की तरफ पुश करते हैं, इधर ध्रुवों की तरफ भेजते हैं। और आपके जो तर्कु तंतु हैं ये छोटे होने लगते हैं, छोटे होते रहते हैं। इनके साथ में और दूसरे सपोर्टिंग फाइबर्स भी लगे रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं। वो आपके पोल टू पोल होते हैं, मतलब ध्रुव से ध्रुव तक होते हैं। और कुछ आपके जो तर्कु तंतु होते हैं वो आपके सेंटर तक, मतलब गुणसूत्र तक जुड़े होते हैं। ठीक है ना। तो आपके जो अर्ध गुणसूत्र हैं, जिनको अब आप गुणसूत्र कहोगे, वो उस खिंचाव के कारण जो एक प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स आप उसको कह सकते हो, उसके कारण वो पोल यानी ध्रुवों की तरफ जाना दिखाई देते हैं। तो इस समय पर ये कुछ आकृति ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, जिस प्रकार की शेप यानी कि यू, वी, जे, एल, आई, इस तरह की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये शेप मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताई थी कि आपके मेटासेंट्रिक गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके वी टाइप की शेप ले लेते हैं, सब मेटासेंट्रिक एल टाइप की लेते हैं, एक्रोसेंट्रिक जे टाइप की लेते हैं और टीलोसेंट्रिक आई टाइप की शेप लेते हैं। अगर आपको कभी भी शेप का क्वेश्चन पूछा गया कि भैया शेप कहाँ देखते हैं, तब आपका उत्तर होगा एनाफेज में शेप देखते हैं, पश्चावस्था में शेप देखी जाती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको। ठीक है जी, ध्यान रखना, सेपरेज एंजाइम था, बस थोड़ी कठिन बात है पर याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आपकी धीरे धीरे जो गुणसूत्र हैं आपके, वो अपने ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और अंतिम अवस्था जो कि आपकी अंत्यावस्था है वो आ जाती है। अंत्यावस्था यानी टीलोफेज आपकी आ जाएगी। टीलोफेज में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ध्यान ये रखना होगा कि भाई कोशिका जो थी ना, देखो कोशिका द्रव्य का, मैं आपको बता दूं, कोशिका द्रव्य का विभाजन, अभी तक तो केंद्रक विभाजन चल रहा था, अब बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होगा।
तो जब टीलोफेज चलती है आपकी, जब अंत्यावस्था चलती है आपकी, इसमें जो संतति गुणसूत्र हैं आपके, जो संतान हैं जो उधर जा रहे थे, मतलब जो पोल पर पहुंचे थे, यहाँ पर पहुंच गए, मान लो वो आपके टीलोफेज में ऊपर पहुंच जाते हैं, संतति गुणसूत्र आपके ऊपर चले गए हैं पीछे, तो वहाँ पर जा कर के वो आपके इस तरह से मान लो वापस से जो उनका संघनन था, जो संघनित हुए थे, वो ढीले होना शुरू हो जाएंगे वापस से। और वहाँ पर जा कर के आप देखोगे कि पोल पर पहुँच कर के उनके चारों तरफ केंद्रक कला बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 2 केंद्रकों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, केंद्रक कला बन जाएगी, केंद्रिका बनना शुरू हो जाएगी, गोलजीकाएँ वगैरह चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, वो तो अलग बात है। और इसी टाइम पर आपकी जो कोशिका होगी, ध्यान रखना, वही कोशिका आपकी सेंटर में से विभाजित होना भी शुरू हो जाती है। तर्कु आपका समाप्त हो जाएगा, तर्कु आपका समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा। जंतु कोशिका में तर्कु जो है वो कुछ देर के लिए रुका होता है, पादप कोशिका में तर्कु आपका कुछ देर के लिए रुकता है, उस पर बाद में बात करेंगे। गुणसूत्र आपके वापस से अलग इस तरह से नहीं दिखाई देते, फिर ढीले हो जाते हैं, तो मतलब वो क्रोमेटिन जाल जैसा बना लेते हैं, एक क्रोमेटिन जाल बना लेंगे, वहाँ पर पहुँचकर केंद्रिका बन जाएगी, केंद्रक की जो कला है वो बन जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनना शुरू हो जाती हैं और कोशिका का जो विभाजन की, जो केंद्रक विभाजन की अवस्था थी, लास्ट जिसे कहते हो टीलोफेज, वो आपके समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य विभाजन अलग बात है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हमने केवल केंद्रक का विभाजन पढ़ा है, अब हम इसको जा कर के आपकी किताब से जो थ्योरी है वहाँ से हम एक एक वर्ड को समझते हैं। चलिए, यहाँ लिखा गया है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था अंतरावस्था की G2 अवस्था के बाद, तो भाई कोशिका पहले आपकी S परावस्था में जाती है, उसके बाद आपकी G2 में जाती है, उसके बाद आपकी कोशिका जो है वो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था में पहुँचती है। S व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र तो बन जाते हैं वो, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि DNA के सूत्र तो बन जाते हैं, लेकिन अभी भी वो इस तरह से एक ही केंद्र गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। अलग अलग आप उनको अभी नहीं देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, ध्यान रखना इसका, ठीक है। लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ, बस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूरी प्रोफेज के दौरान गुणसूत्र का संघनन होता रहेगा। पूरी प्रोफेज के दौरान गुणसूत्र आपके संघनित होते रहेंगे, ये आप बात ध्यान रखोगे। पूरी प्रोफेज चलती रहेगी, पूरी प्रोफेज के दौरान गुणसूत्र आपके संघनित होते रहेंगे। आगे लिखा है, गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक काय, जो मैंने बताया था, तारक केंद्र जो कि आपका तारक केंद्र मतलब सेंट्रोसोम, उसके अंदर आपका तारक काय होता है, तो वो आपका एस प्रावस्था के दौरान जो कॉपी हुआ था, जिसकी दुगना हुआ था, वो आपके प्रोफेज के दौरान ही विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पूरी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका कोशिका द्रव्य में हो रहा होता है काम, बाकी केंद्रक के अंदर चल रहा होता है। ये वाला कार्यक्रम कोशिका के द्रव्य में हो रहा है, जिसमें आपका जो तारक काय है वो आपके ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। फिर लिखा है, पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस बन जाता है। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र से बना होता है, ये हमने देख लिया अभी। जो आपस में केंद्रक गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना। अभी वो गिनती में एक ही है, गिनती में आप उसे 2-2 नहीं कर दोगे अभी, ठीक है। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ था वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है। तो भाई ये भी बता दिया मैंने, सूक्ष्म नलिकाएं बेटा किसको कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बनने लगेंगे, तर्कु तंतुओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, जिसके तारक कहते हैं। तो एस्टर याद रखना है, एस्टर आपका केवल जंतु कोशिकाओं में मिलता है, पादप कोशिकाओं में एस्टर आपका नहीं मिलता है, ठीक है जी।
ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपसे पूछा जाएगा माइटोटिक एपरेटस पूछा गया तो भैया बता देना। एपरेटस जो होता है वो क्या होता है, तंतु और तारक दोनों मिलकर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट में आएगा, याद रखना। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गोल्जिकाएँ, अंतःद्रव्य जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता। तो भाई ठीक है, बाद में आपका सब चीज़ें टूट जाती हैं। मतलब जब आपकी पूर्वावस्था खत्म हो जाएगी तो आपकी जैसा डायग्राम में बराबर में दिख रहा है आपको, केंद्रक की जो भित्ति थी वो टूट गई है, केंद्रिका वगैरह सब समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद कोशिका में आपकी मध्यावस्था शुरू होगी, जिसमें आप देख सकते हैं 2 चीज़ें दिखाई गई हैं। पहले तर्कु तंतु जुड़े हैं, फिर वो मध्य में आए हैं। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं करना है जिसमें पहले तर्कु तंतु पहले मध्य में आ गए हों और फिर तर्कु तंतु बाद में जुड़े हों, वरना आपका गलत जाएगा। आगे लिखा है मध्यावस्था, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय प्रावस्था आरंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भैया आपका कोशिका जो गुणसूत्र थे उनका संघनन पूरा हो जाएगा कब, जब आपकी मध्यावस्था शुरू होगी। बस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट होगा कि यही व्यवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने बता दिया आपको, इडियोग्राम कैरियोटाइप कहाँ बनता है, वो आपका मध्यावस्था में ही बनता है। फिर लिखा है आगे, मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है। तो हमने देखा था, अभी आप देख भी सकते हो डायग्राम में, हर एक गुणसूत्र के पास 2 संतति गुणसूत्र हैं, 2 अर्धगुणसूत्र हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। आप इस ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, CHROMATID। ठीक है जी। चलिए आगे लिखा है कि गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना यार, काइनेटोकोर। ठीक है, भूल ना जाना। फिर लिखा है सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु जुड़कर यहाँ जुड़ते हैं। तो भाई ठीक है, बिल्कुल सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं हैं। तो यार ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सूक्ष्म ध्यान रखना, तंतु आपके काइनेटोकोर से ही आकर जुड़ते हैं, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। मध्य रेखा 1 होती है, यहाँ पर 2 नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। प्रत्येक गुणसूत्र एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। तो मतलब ध्यान रखना, दोनों तरफ से एक एक काइनेटोकोर से जुड़ा रहता है। इधर मतलब अगर ऐसी स्थिति है तो एक इधर लगा रहेगा और एक इधर लगा रहेगा। ठीक है, 2 काइनेटोकोर होते हैं ना बीच में, तो एक एक लगा रहेगा। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव द्वारा जुड़ा रहता है। मध्यावस्था में जिस तल पर ये पंक्तिबद्ध होते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है, मेटाफेजिक प्लेट पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मेटाफेजिक प्लेट कितनी होती हैं, 1 होती है, 2 नहीं होती हैं मेटाफेजिक प्लेट, जब आप सूत्री विभाजन पढ़ रहे होते हो तब। ठीक है जी। आगे लिखा है तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुणसूत्र मध्य रेखा में आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके मध्यावस्था के थे। इसके बाद कोशिका आपकी आ जाती है पश्चावस्था में, यानी एनाफेज में। वहाँ आपको पता है कि भैया जो आपके गुणसूत्र थे वो बिंदु से अपने अलग हो जाएंगे, मतलब एक एक जो अर्ध गुणसूत्र था वो अलग हो जाएगा। उसके बाद वो गुणसूत्रों की तरह बिहेव करने लगेंगे। अब यार ध्यान रखना, इस टाइम पर ये गुणसूत्र हैं, इस टाइम पर ये आपके क्रोमेटिड नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें इस टाइम पर 8 गुणसूत्र हैं। कभी गिनती का सवाल आए तो याद रखिए इस तरह का सवाल, ये 8 हैं अब। ठीक है, लिखा है पश्चावस्था के बाद मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। एक साथ अलग होने लगते हैं, एक एक ध्यान रखना, अलग अलग नहीं अलग होते, एक साथ ही होते हैं। उन्हें संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र का मध्यांश पट्टिका से काफ़ी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर ले जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आ जाती हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है जैसे बिछड़ के जा रहे हो ना, अलग 2 दोस्त बिछड़ जाएं, ऐसा। इनकी बाहें एक तरफ हो जाती हैं और बिंदु पीछे हो जाता है, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है,
फिर लिखा है गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, अर्ध गुणसूत्र अब विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो भाई ये तो पता ही चल गया हमें कि ये है ना फेज में प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। लास्ट है आपकी केंद्रक विभाजन की अंत्यावस्था, जिसमें आपके गुणसूत्र किनारे पर पहुंच जाएंगे, वहां जाकर के ढीले ढाले हो जाते हैं, क्रोमेटिन बन जाएंगे, केंद्रक की कला बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी, गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोफेज के उल्टा होती है, बस यही खास बात है। यहाँ लिखा है सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, क्रोमेटिन दिखता है। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था में होता क्या है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे, वापस से वो गुणसूत्र नहीं रहेंगे क्योंकि संगनन जो था वो समाप्त हो गया है। फिर लिखा है आगे के गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रिका, गोल्जिका या अंतर्द्रव्य जालिका का पूर्ण निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आकर के आपका केंद्रक विभाजन जो है वो सूत्री विभाजन के अंदर जो केंद्रक विभाजन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है ना बात। इसके बाद आप पढ़ोगे कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखना, इस फोटो से पता लगता है कि जिस समय पर अंत्यावस्था चल रही होती है उसी टाइम पर कोशिका विभाजन भी जंतु कोशिका में या पादप कोशिका भी हो, दोनों में ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई पहले केंद्रक बन के रखे जाएंगे बाद में कोशिका विभाजन शुरू होगा, ठीक है ना बात। तो यहाँ तक का आप आज इस वीडियो में करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिका द्रव्य विभाजन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ अपना अच्छा देने की, आप भी अपना अच्छा देने की कोशिश करें और लगातार बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। पूरी वीडियो देखी होगी आपने, आशा करता हूँ, और आपको बाकी की वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा क्योंकि यार नीट के लेवल की तैयारी यहाँ चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपसे कुछ छुपाया जा रहा है और ना इसके लिए आपसे कोई चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया बहुत बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी कोशिका द्रव्य विभाजन।